अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो और इस बार 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 12 सामान्य हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि नए पैटर्न पर आधारित है और इस वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपका सामान्य हिंदी का जो पेपर 100 नंबर का होता है उसमें से आराम से आपका 80 नंबर इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा। अरे देवा, ये मेरा 100% गारंटी है, क्योंकि हिंदी के पेपर में होता क्या है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड पूछे आते हैं, जिनको बस केवल आपको तैयार करके चले जाना है, वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे आते हैं सेम टू सेम। बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, उनको 100% तैयार कर लेना है। बाकी इस पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन मिलेगा जो कि 302 kg कोड का है। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले निर्देश में आपके क्लास 12 में ज़्यादा कोई चीज़ दी नहीं जाती है, क्योंकि पता रहता है क्लास 12 के स्टूडेंट को कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, जैसे कि वो क्लास 10th में दे चुके होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। ठीक, चलो बाकी कोई देर न करते हुए हम क्या आ जाते हैं, खंड क पर आ जाते हैं। खंड क में जो आपका पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा वो गद्य साहित्य से आएगा। तो इसमें देखो सबसे पहला कह रहा है कि कलम के सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही के लेखक कौन है, तो वो जो है अमृत राय जी हैं। ये क्लास 10th में भी क्वेश्चन पूछा गया है और क्लास 12th में भी देखो बोर्ड में पूछा ही गया है। उसके बाद देखो शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। कौन सी विधा है, शेखर एक जीवनी रचना की विधा जो है उपन्यास है। कौन सा, उपन्यास है। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार कौन है, कमेंट करके बताओ आप लोग काफ़ी फटाक से। ठीक है, तो ललित निबंधकार जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद देखो कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन है, बड़ी ही आसान है, वो जो हैं रामविलास शर्मा जी हैं। बड़ी ही आसान क्वेश्चन और बोर्ड में रिपीटेड है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आलोचनात्मक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, जो कि आपका ये आ जाता है काव्य वाले से। ठीक है, पद्य साहित्य से। तो देखो 1936 में हुई थी। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो महादेवी वर्मा की जो रचना है सांध्य गीत है। ठीक है, उसके बाद देखो अष्ट छाप के कवि नहीं है। कौन नहीं है, तो सूरदास जी नहीं है। ठीक है, सूरदास जी अष्ट छाप के कवि नहीं हैं। उसके बाद देखो ताज सप्तक के प्रवर्तक किसे माना जाता है या फिर कौन है, तो ये हमेशा यज्ञेय को लगा दीजिएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद वात्स्यानंद हीरानंद अज्ञेय जी। उसके बाद देखो सूफी काव्यधारा के कवि कौन है, तो सूफी काव्यधारा के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक, इनका पूरा नाम होता है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये आपका अंग का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आपको मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ बेहतरीन तरीके से। ये देखो, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है गद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये क्लास 12th में 10 नंबर का पूछा आता है। और जैसा कि आप क्लास 10th का पेपर दे चुके हैं उसमें 6 नंबर का पूछा आता है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, इस कारण नंबर भी बढ़ गए हैं 4 नंबर। अब देखो कह रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा भी इसको पढ़ने में मिस्टेक कर दोगे तो ये करने में गलती हो जाएगा। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, ये चैप्टर से रिलेट कर रहा है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। देखो पूरा चैप्टर का नाम आ गया, राष्ट्र का स्वरूप। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ोगे तो सारा चीज़ इसी में छुपा होता है। ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब देखो यहाँ तक मतलब जितना अंडरलाइन है उसी से हमें मतलब है, बाकी ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, उतना टाइम भी नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हमको क्लियर हो गया राष्ट्र का स्वरूप यहाँ पर आ रहा है, तो इसका पाठ का नाम तो क्लियर हो गया कि राष्ट्र का स्वरूप है। और जब राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम क्लियर हो गया तो अब ये भी जानते हो कि जो है राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, बस अब देखो, अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, तो क्या करना है रेखांकित अंश की व्याख्या में, कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा बढ़ा कर लिख देना है कि लेखक कहते हैं कि पृथ्वी और लोग, यानी कि जो भी पृथ्वी पर रहने वाले निवासी हैं, दोनों जब मिलते हैं तभी राष्ट्र का निर्माण होता है।
ठीक है। बता देना है थोड़ा सा अपने से एक्स्ट्रा में कि मान के चलो कि अगर पृथ्वी हो और कोई भी पृथ्वी पर लोग ना हो तो वो राष्ट्र कैसे बन सकता है, वहाँ राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। और जन के यानी कि लोगों के कारण ही जो पृथ्वी है मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगर लोग नहीं हो तो मातृभूमि उन्हें कौन कहेगा, लोग ही ना कह रहे हैं कि ये हमारी मातृभूमि है। लोग जहाँ पर निवास करते हैं उसको अपना मातृभूमि कहते हैं। बस बढ़ा चढ़ाकर बातें लिख देनी होती है, ज़्यादा कोई वो नहीं है कि हाँ। अब देखो कह रहा है कि लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो जब जन न रहे यानी कि लोग न रहे धरती पे तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है, राष्ट्र का दूसरा अंग ही है कि मनुष्य हैं, जन हैं, लोग हैं। बड़ी ही आसान है। अब देखो पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं, तो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बड़ी ही आसान होता है। उसके बाद देखो अथवा करके भी आपको दिया गया है, या तो ऊपर वाला कर दीजिए, अब मन नहीं है ऊपर वाला करना को तो नीचे वाला कर दीजिए, ठीक है। यही होता है, बाकी कोई उतना देख लो। इसको भी आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखा रहा है तो आप अच्छे से इसको करिएगा। इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी उसके बाद चले आइए, अब हम आते हैं कहाँ पर, पद्यांश वाले पर, जो कि पद्यांश वाला आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का ये भी आता है और टेंथ में तो 6 नंबर का ही आता है। देखो तुम मांसहीन तुम रक्तहीन दिया है अस्थि शेष है अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भाव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ठीक है। अब देखो ये जो बात कहा गया ना, बुद्ध आत्मा ऐसी चीज़ें, तो ये महात्मा गांधी जी के लिए यूज हुआ है। और महात्मा गांधी जी के लिए यूज हुआ है तो ये किस चैप्टर में है, ये बापू के प्रति एक चैप्टर है जो कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। तो बस आप लिख नहीं दोगे, शीर्षक का पाठ का शीर्षक तो है बापू के प्रति और पाठ के कवि का नाम तो सुमित्रानंदन पंत। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक रेखांकित है, ठीक है, तो इसका व्याख्या कर दीजिए। बड़ी आसान, जैसा मैंने पीछे बताया बढ़ा चढ़ाकर। कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है, गांधी जी, महात्मा गांधी लिखिएगा। गांधी जी को कवि के चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा गया है, देख लो यहीं पर ये है कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, जो शुद्ध और बुद्ध जैसा आत्मा है जिनका, इसीलिए उनको चिर पुराण तथा चिर नवीन कहा गया है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना चाहिए, तो भाई जो भी लोग हैं, जो भी हमारे भारत के लोग हैं उनको खड़ा होना चाहिए, ठीक है। बाकी अथवा करके भी दिया है, ऊपर वाला कीजिए नहीं तो ये वाला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा सिलेबस पूरा पैटर्न आप अच्छे से देख कर जाइएगा, कोई बहुत लेंदी पेपर नहीं आता है और बहुत हार्ड भी नहीं आता है, बड़ी आसान होता है, बस आपको पैटर्न समझना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए, ठीक है। और 5 नंबर का रहेगा, जैसे आपके क्लास 10th में था जीवन परिचय और इसमें पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तीनों में से ये दोनों का तो हमेशा तैयार करके ही जाना, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये हर साल ही पूछा जाता है और कोई भी सेट हो ये दोनों दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये दोनों तैयार कर लेना, अभी से आप तैयार करोगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम तक आते आते आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो चीज़ हमेशा दिमाग पर छप जाएगी, ठीक है। तो अभी से लिख कर उसको प्रयास कीजिए। बाकी चैनल पर वीडियोज़ हैं, जाकर आप देख सकते हो जीवन परिचय साहित्यिक परिचय की, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 को 5 नंबर का, ठीक है। तो इसमें भी ये 3 जो आपको दिख रहे हैं, ये 3 मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद जी का, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल यही तीनों याद करके चले जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर इससे फिक्स हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 6, पंच लाइट अथवा खून का रिश्ता जो कहानी है उसका सारांश लिखिए। सारांश लिख देना है, जैसे आपको कोई कहानी सुनाया जाएगा तो उसका निचोड़ जो है, बड़ी सी कहानी का निचोड़ छोटे में करके लिख दो, हो गया सारांश। देख लो 5 नंबर का, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों में से कोई ये करना है। 80 शब्द में लिखना है, 5 नंबर लेकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है।
स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम समय शब्द सीमा 80 को, ठीक है, 5 नंबर का। बाकी देखो यहाँ पर कि ये दिया है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबको आपको लिखना है ना, आपका जो ज़िले में ये लगता है उसको ही लिखना है, बस जो भी ज़िले में लगता हो अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। बाकी अभी आपके पास समय है ही, इसको पूछ कर अभी तैयार कर लीजिएगा जो भी आपके ज़िले में लगता हो। या फिर आपने जो बुक लिया है, बुक के पीछे की तरफ देखेंगे ना तो ये सारा चीज़ दिया है और उसमें आपके ज़िले का भी नाम दिया है, उसमें खोजेंगे कि हमारे ज़िले में कौन सा लगता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक। बाकी उसके बाद ये देखिए खंड ख आता है, यहाँ पर दिए गए गद्यांश में से, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। कह रहा है कि अनेक शकुनि सर्वेशा मध्य दशाय ग्रहणार्थ त्रिकुस्त्व आशावत तत् एक काका उठाया तिष्टम तावत अस। मतलब इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि ये जातक कथा से लिया गया। क्यों, जब हमने काका देखा यहाँ पर और ये शकुनी देखा तो इससे हमें पता चल गया कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है जातक कथा से लिया गया है। उसमें जो है क्या होता है कि ये वहीं का कहानी है जहाँ पर जो कौवा होता है कि विरोध कर देता है किसका, उल्लू का। तो अब उल्लू कहता है कि भाई जो उल्लू है उसको राजा ना बनाया जाए, क्योंकि उसका राजा बनने से पहले ही ऐसा मुख है, तो वो राजा बनेगा तो उसका कैसा मुख होगा। मतलब उल्लू थोड़ा गुस्सा टाइप में दिखता है, तो बस उसी लिए कौवा कहा था। तो बस उसी चैप्टर से लिया गया। बाकी इसका संदर्भ सहित अभी संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। अब देखो ये अज्ञ अवलक्य उवाच न वारे मैत्रिय पत्यु कामया पति प्रियो भवति, ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये जो लिया गया है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, हर साल ही पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा और हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। बाकी उसके बाद यहाँ पर देखो अगला ये आपका संस्कृत गद्यांश पीछे खत्म हो गया। अब आपका आता है संस्कृत पद्यांश, जिसमें आपके 2 दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक कर देना है। इधर देखो ये दिया गया है, ये दिया गया है, दोनों में से कोई एक कर दोगे आपका 7 नंबर बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है कि निखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए 2 नंबर का। तो हवा में तलवार चलाना का क्या अर्थ होगा बताइए। आंखों का तारा होना का क्या अर्थ होगा, बहुत प्यारा। उसके बाद पानी पानी होना, लज्जित होना। बाकी अब देखो सावन हरे ना भादो सूखे, मतलब सदा एक समान रहना, ठीक है। अब देखो अपठित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपका ये अपठित गद्यांश दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर का रहता है। अब देखो भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है, इसी में से खोज कर तो लिखना है कि भौतिक दृष्टि से भारत पिछड़ गया है और इसलिए इसकी आध्यात्मिक नामात्र रह गई है, बस यही चीज़ें लिख देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर निःश्रेयस की सिद्धि किससे होती है, इसी में है सशक्त होना क्यों आवश्यक है, इसी में मिल जाएगा। निखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए 2 नंबर का। अविराम, अविराम मतलब जो होता है लगातार, ठीक है। अविराम मतलब बिना रुके लगातार, अभिराम मतलब होता है सुंदर, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विहग, विहग मतलब क्या होता है, पंछी। और विहंग मतलब क्या होता है, विहंग मतलब कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा कि इसका कमेंट सही आता है। उसके बाद देखो यहाँ पर निखित शब्द युग्मों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए 2 नंबर का। वर द्विज राग, द्विज ब्राह्मण पक्षी, ये होता है राग गाने की लय, हो गया बस। अब यहाँ पर देखो निखित वाक्यांशों में से एक सही शब्द का चयन करके लिखिए 2 नंबर का। बिना वेतन के काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, अवैतनी कहते हैं, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, आस्तिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देख लो काफ़ी बेहतरीन तरीके से निखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, जो कि देखो कह रहा है कि सीता घर जाता है। अब बताओ सीता एक लड़की है तो इसमें घर जाता है थोड़ी होगा, घर जाती है होगा, ठीक है। एक पुरुष और एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, स्त्री यहाँ पर होगा, ठीक है। स्त्री जा रही है नहीं होगा, बल्कि जा रहे हैं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हास्य अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, तैयार कर लेना 2 नंबर, ठीक है। हास्य रस जिसमें हंसी का भाव हो, विनोद का भाव उत्पन्न हो। उसके बाद करुण जिसमें शोक का भाव उत्पन्न हो, जैसे मणि खोए भुजंग शिव जननी, फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर, मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उत्प्रेक्षा अथवा सलेस अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए 2 नंबर का। चौपाई अथवा सोठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए 2 नंबर का, ठीक है। अपने क्षेत्र में प्रदूषण के उत्पन्न
स्थिति का वर्णन करते हुए अपने किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, जो कि 6 नंबर का है। अथवा करके भी दिया जाता है, स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकटस्थ बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। 2 नंबर आपका इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे ऊपर का उसका मिलता है। 4 नंबर मिडिल पार्ट का मिलता है। अच्छे से लिखना सीख लेना, चैनल पर वीडियो है। लिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपने भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का स्वच्छता अभियान या जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व, मेरे प्रिय कवि। ये 4-5 जो निबंध आपको दिख रहे हैं इनको तैयार कर लेना, अच्छे से बेहतरीन तरीके से लिखना सीख लेना। बाकी मैंने इसका पूरा सोल्यूशन दे दिया। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।